सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट नौहर चैनल पर। और आज हम कक्षा 5 पर्यावरण में पाठ 9 कहाँ कहाँ से पानी, इस पाठ को हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले की जो कक्षा थी उसमें आपने पढ़ा कि पानी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। और आप जानते हैं कि अगर हमारे घर पर 3-4 दिन यदि पानी नहीं मिले तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हम पानी के बिना नहीं रह सकते। पानी जीवन के लिए, जीवित रहने के लिए अति आवश्यक है। अब एक बार हम पाठ के सार की बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम पूरे पाठ को पढ़ेंगे। पानी हमें हैंडपंप, ट्यूबवेल, टंकी, कुएं, तालाब, नदी, झील, बावड़ी, इन सब से हम पानी की हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है। राजस्थान में जल को इकट्ठा करने के लिए यानी जल संग्रह के लिए एक समृद्ध तंत्र, एक अच्छी व्यवस्था बनी हुई है। हमें पीने के लिए स्वच्छ पानी का ही प्रयोग करना चाहिए। लंबे समय से कुएं, बावड़ी राजस्थान में पेयजल एवं सिंचाई के लिए पानी के अच्छे स्रोत रहे हैं। जैसे झुंझुनू की मेड़तनी बावड़ी प्राचीन, सुंदर और कलात्मक है। बहुत अच्छी तरह से उसको सजाकर सुंदरता से उसको बनाया हुआ है। नदियों पर बनाए जाने वाले बांध विद्युत उत्पादन के साथ साथ सिंचाई और पेयजल के स्रोत के रूप में भी काम में आते हैं। ये अपने पाठ के एक सार पे हमने ध्यान दिया। अब हम पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। पीने के लिए हमें कैसा पानी काम में लेना चाहिए? तो पीने के लिए हमें शुद्ध और स्वच्छ पानी काम में लेना चाहिए। गंदा पानी हमें कभी भी नहीं पीना चाहिए। गंदा पानी यदि आप पियोगे तो आप बीमार हो सकते हैं। आपने नल, टंकी, हैंडपंप, ट्यूबवेल ये आपने सब देखे हैं। आपने कभी सोचा कि इनमें पानी कहाँ से आता है? पहले कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी, झील आदि से पानी लाते थे। आजकल तो शहर में और गांव में सभी जगह घर घर में नल लगे हुए हैं। गांव में भी जलदाय विभाग की टंकियां बनी हुई है और उसके पास में नल लगे हैं। कहीं कहीं पर हैंडपंप भी लगे हुए हैं। तो हमें जल के इसमें दो स्रोत आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जल के इसमें दो स्रोत आप देख रहे हो। पहला तो है ये हैंडपंप। इसको हैंडपंप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हाथ से इसको चलाकर हम पानी निकालते हैं। इसमें पानी ज़मीन से आता है। ये इसमें एक लंबा पाइप होता है नीचे जो ज़मीन में लगा रहता है और वहाँ से पानी को ये खींचते हैं। और ये यहाँ पे कुआं दिखाई दे रहा है। ये महिला है, ये कुएं से रस्सी और बाल्टी की सहायता से पानी भरकर और बाहर खींचती है और उसके बाद में अपने घड़े में डालकर इसको काम में लेते हैं, अपने घर लेके जाते हैं। अब आप बताइए, ये जिनसे हमें जल मिलता है वो जल स्रोत कहलाते हैं। जैसे हमें नदी से मिल गया, हैंडपंप से, कुएं से, बावड़ी से, तालाब से, तो ये सारे जल स्रोत कहलाएंगे। अब देखिए, आपके गांव और आसपास पानी के कौन कौन से स्रोत हैं? तो लगभग सभी गांव और उसके आसपास जो पानी के स्रोत होते हैं उसमें कुएं, तालाब, हैंडपंप, जलदाय विभाग की टंकियां और ट्यूबवेल इत्यादि होते हैं। दूसरा, आपके गांव शहर के आसपास कोई तालाब, झील या बांध हो तो उसके बारे में निम्नलिखित जानकारी आपको इकट्ठी करनी है। इसका नाम क्या है? ये कितना पुराना है? इसे किसने बनवाया? इसमें पानी कहाँ से आता है? इसके पानी का उपयोग किन किन कामों में होता है? और इसके पास कौन कौन से मेले, त्यौहार आयोजित किए जाते हैं? देखिए, तो हम इसमें एक उदाहरण लेते हैं। जो कोटा बांध बना हुआ है इसका हम उदाहरण लेते हैं। तो इसका नाम क्या है? तो हम इसको कहेंगे कोटा बैरेज। उदाहरण के तौर पे आपके आसपास जो भी इस प्रकार के स्रोत हैं, आप उसमें अपने स्रोत के बारे में जानकारी आप इकट्ठी करके लिखिए। तरीका एक ही प्रकार का रहेगा। तो जो नदी, तालाब, झील या बांध हो तो उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। उदाहरण के तौर पे इसका नाम क्या है? मान लीजिए हम कोटा बांध है वो हमारे पास में है, तो इसका हम नाम लिख रहे हैं। इसका नाम क्या है? कोटा बैराज। ये कितना पुराना है? ये बहुत पुराना है। इसे किसने बनाया? इसे सरकार ने बनवाया।
इसमें पानी कहाँ से आता है, तो कोटा बैराज में चंबल नदी पर बना हुआ है, तो चंबल नदी से पानी इसमें आता है। और इसके पानी का उपयोग किन किन कामों में होता है, इसके पानी का उपयोग विद्युत उत्पादन, सिंचाई और पेयजल के रूप में किया जाता है। और इसके पास कौन कौन से मेले त्यौहार आयोजित किए जाते हैं, तो इसके पास में दशहरे का मेला आयोजित किया जाता है। ये एक उदाहरण था। आपके आसपास जो भी इस प्रकार के स्रोत हैं, आपको उनकी जानकारी लिखनी है, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं। राजस्थान में जल की महत्ता को समझते हुए राजा महाराजाओं ने पर्याप्त रूप से इसमें ध्यान दिया था और उन्होंने एक समृद्ध तंत्र, तंत्र का मतलब होता है कोई व्यवस्था, उसको विकसित किया था, जिसमें एक या एक से अधिक तालाब आपस में नहरों द्वारा जुड़े होते थे और एक एक करके सभी तालाब वर्षा जल से भरते। उसके बाद उस क्षेत्र से पानी बाहर निकलता था। देखिए कितना एक अच्छा तरीका पानी को इकट्ठा करने का था। इसी तरह घरों में भी वर्षा जल को संग्रहित किया जाता था। अब आप देखिए वर्षा जल का संग्रह किस प्रकार से होता है। इस चित्र में आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि ये ऊपर से वर्षा हो रही है और ये घर बना हुआ है, इसके ऊपर इसकी छत पे पानी गिर रहा है। अब यदि ये व्यवस्था नहीं होगी तो पानी नीचे गिरकर मैदान में और नालियों में, सड़कों पे चला जाएगा। अब इसको इकट्ठा करना है, इसलिए इस छत का पानी एक जगह से इकट्ठा हो रहा है। वहाँ पे ये पाइप लगाया हुआ है, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया। अब यहाँ से दोनों पाइप को जोड़ दिया, ये पानी इसमें इकट्ठा होकर यहाँ पे आता है और यहाँ पानी इकट्ठा होकर और फिर ये जो एक टैंक बनाया है, उस टैंक में पानी सारा का सारा एकत्रित कर लिया जाता है और जहाँ आवश्यकता होती है उस समय हम उसको काम में ले सकते हैं। इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी कहते हैं। अब देखिए आगे, वर्षा जल के प्रवाह क्षेत्र में आए नालों, नहरों को रोकने से क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या आपके आसपास कोई बड़ा तालाब या बांध है और इससे कितने तालाब और नाडी जुड़े हुए हैं। इन तालाब में किस महीने में पानी अधिक रहता है और क्या अलग अलग तालाबों के पानी का उपयोग भी अलग अलग किया जाता है। तो देखिए अब इसकी हम बात करते हैं। वर्षा जल के प्रवाह के क्षेत्र में जो नाले, नहर, इसको यदि हम रोक देंगे तो पीछे से आ रहा जो जल है, पानी है, वो निचले स्थानों में भर जाएगा, उसको आगे रास्ता नहीं मिलेगा, तो जन धन की हानि हो जाएगी, यानी बाढ़ का प्रकोप हो जाएगा और जहाँ लोगों के घर हैं वहाँ पे पानी भर जाएगा। दूसरा है, क्या आपके आसपास कोई बड़ा तालाब या बांध है, तो हाँ एक तालाब है। तीसरा, इससे कितने तालाब जुड़े हुए हैं या नाड़ी जुड़ी हुई है, तो इससे एक नाड़ी जुड़ी हुई है। इन तालाबों में किस महीने में पानी अधिक रहता है, तो तालाबों में जब वर्षा का समय होता है उसमें पानी अधिक रहता है, तो जुलाई और अगस्त के महीने में इनमें पानी अधिक रहता है। क्या अलग अलग तालाबों के पानी का उपयोग भी अलग अलग किया जाता है। लगभग सभी तालाबों के पानी का उपयोग सिंचाई और पीने के लिए किया जाता है, लगभग एक जैसा उपयोग इनका रहता है। आजकल झील, तालाब का पानी फिल्टर किया जाता है। फिल्टर का मतलब उस पानी को स्वच्छ करना, साफ करना। इसको फिल्टर करके पाइपलाइन से घरों तक पहुंचाया जाता है। पीने के पानी को शुद्ध करने के कई तरीके आपने देखे हैं, जैसे कपड़े से छानना, उबालना और आजकल मशीनों से भी पानी को फिल्टर करते हैं। शुद्ध व स्वच्छ पानी पीने से अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है। अब ये जल को शुद्ध करने के तरीके हैं, एक तो छानना इसमें सबसे पहले था, कपड़े से पानी को छानना, और दूसरा इसमें है उबालना, ये यहाँ पे उबाला जा रहा है, और दूसरा रासायनिक पदार्थों से, जैसे कोई क्लोरीन की टिकिया है उससे डाल दिया हमने, लाल दवा से भी पानी साफ़ होता है। एक ये आर ओ या अन्य जो फिल्टर तंत्र है, जिसमें ये कई फिल्टर लगे रहते हैं, उससे पानी की जो गंदगी है, कोई मिट्टी है, वो पहले से ही वहाँ पे अलग हो जाती है। तो छानना, उबालना रासायनिक पदार्थों से और आर ओ इत्यादि फिल्टर से पानी को आजकल शुद्ध किया जाता है। अब आगे देखिए, झील और तालाब, इसके पानी को फिल्टर क्यों करते हैं। झील, तालाब का पानी साफ नहीं होता, दूषित होता है, इसलिए उसको फिल्टर करते हैं। झीलों, तालाबों का पानी किन किन कारणों से दूषित होता है, तो झील और तालाब का पानी दूषित होने के कई कारण हैं, जैसे जानवरों को नहला देते हैं, कपड़े धोने से, मृत जानवरों के शव पानी में डालने से, इन कारणों से
झील और तालाब का पानी दूषित हो जाता है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। झील और तालाब का पानी जानवरों को नहलाने, कपड़े धोने, मृत जानवरों के शव पानी में डालने आदि कारणों से दूषित होता है। कई लोग उसमें कचरा भी डाल देते हैं और कई बार जो औद्योगिक कोई फैक्ट्री पास में लगी हुई है उसका भी उसमें जो अपशिष्ट गंदा पानी डाल देते हैं, इससे भी दूषित हो जाता है। आपके घर में जल का शुद्धिकरण किस प्रकार से किया जाता है? तो अलग अलग इसमें है, लगभग काफ़ी घरों में आजकल RO लगा रहता है, तो ये जल को शुद्ध करने का है। तो आपके घर में जो व्यवस्था है आप इसमें लिख सकते हैं। तो आप उसमें लिख सकते हैं हमारे घर में जल का शुद्धिकरण RO से किया जाता है। अब देखिए कलात्मक जल स्रोत। लंबे समय से कुएं बावड़ियां राजस्थान में पेयजल और सिंचाई के स्रोत रहे हैं। विशेषकर बावड़ी में पानी तक पहुंचने के लिए चारों तरफ आकर्षक सीढ़ियां बनाई जाती है। बावड़ियां जल स्रोत के साथ साथ लोगों की धार्मिक और सामाजिक जरूरत को पूरा करती है और प्राचीन कला को भी प्रदर्शित करती है। रामदेवरा की परचा बावड़ी है, जालौर की खिन्नी बावड़ी है, आभानेरी की चांद बावड़ी है, ओसियाँ, भीनमाल, बूंदी, खेतड़ी, आमेर, निमराना आदि जगहों की बावड़ियाँ बहुत पुरानी हैं। इनमें रख रखाव के अभाव के कारण कई खराब हो रही है। हमें इनके संरक्षण के प्रति जागरूक रहना चाहिए। तो बावड़ी का मतलब होता है कि एक थोड़ा चौड़ाई लिए हुए एक जल का स्थान होता है और उसमें नीचे तक जाने के लिए चारों ओर उसकी सीढ़ियाँ बनी रहती है। तो एक प्रकार से तालाब और बावड़ी में मुख्य अंतर होता है उसमें कुएं और बावड़ी में, कि कुआं तो गोल होता है और बावड़ी गोल भी हो सकती है और चौरस भी होती है, लेकिन उसमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती है। सीढ़ियों का मुख्य अंतर होता है। रामदेवरा में आने वाले तीर्थयात्री परचा बावड़ी के पानी को पवित्र जल के रूप में मानते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। झुंझुनू की मेड़तनी बावड़ी प्राचीन, सुंदर और कलात्मक बावड़ी है। 150 फीट गहरी है। इसमें झरोखे और बरामदे भी बने हुए हैं। ये आपके सामने रामदेवरा की परचा बावड़ी है। कितना देखिए आप सुंदर तरीके से ये बनी हुई है। अब इसमें बावड़ियों में सीढ़ियाँ क्यों बनाई जाती थी? तो स्वाभाविक है, सीढ़ियों का उपयोग नीचे जाने के लिए करते थे। तो उसका उत्तर होगा बावड़ियों में सीढ़ियाँ पानी तक पहुँचने के लिए बनाई जाती थी। अपने आसपास किसी बावड़ी के बारे में पता कीजिए और लिखिए इसे कब व किसने बनाया, इसका पानी कितना व कैसा है। तो हमारे इसका उत्तर हो सकता है हमारे आसपास मेड़तनी की बावड़ी है। इसे 1783 ईस्वी में बनवाया गया था और इसमें पानी कम है तथा सफाई के अभाव में गंदा रहता है। बावड़ियों का पानी गंदा न हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बावड़ियों का पानी गंदा नहीं हो इसके लिए हमें बावड़ियों की समय समय पर साफ सफाई करते रहना चाहिए और उसमें कचरा नहीं डालना चाहिए। बावड़ियों की तरह अनेक कुएं भी कलात्मक है। कुएं गोलाकार होते हैं, इनमें पक्की दीवार बनी होती है। कुओं से पानी कई तरीकों से निकालते हैं और इसके पास बने चौकोर चबूतरे पर कलात्मक छतरियाँ, खेलियाँ, कुंडियाँ, खेलियाँ ये जहाँ पे पानी उसमें डालने का स्थान होता है उसमें पानी भर देते हैं। तो ये इसमें कुएं के पास कलात्मक रूप से बनाए रहते हैं। अब ये तालाब का एक आप दृश्य देखिए। इसमें एक ये जानवर पानी पी रहा है और कुछ लोग यहाँ कपड़े धो रहे हैं। आगे भी ये कोई भैंसें हैं इस पानी के अंदर, वो भी घुसी हुई है। और यहाँ एक तालाब का दृश्य है जिसमें एक महिला पानी भर रही है और कुछ बच्चे हैं इसमें आनंद से इसमें स्नान कर रहे हैं। अब फिर इसमें कुछ आपके लिए वापस प्रश्न आ गए हैं। कुएं और बावड़ी में क्या अंतर है? कुएं में सीढ़ियाँ नहीं होती जबकि बावड़ी में पानी तक पहुँचने के लिए चारों ओर सीढ़ियाँ बनी होती है। सीढ़ियों का अंतर ही मुख्य अंतर होता है। कुएं में पानी कहाँ से आता होगा? कुएं में पानी ज़मीन के अंदर जल स्रोतों से आता है। ये आप ध्यान रखिए। कुएं में पानी कहीं पानी डालकर कुएं को भरते नहीं है। कुएं में पानी ज़मीन के अंदर से ही आता है। और ऊपर वाले चित्र में जो तालाब दिखाया गया है क्या उसका पानी पीने योग्य है? बिल्कुल नहीं है। तालाब में पीने योग्य पानी नहीं है। कोई तो नहा रहा है, कोई इसमें गाय पानी पी रही है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई भैंसें नहा रही है। तो इस प्रकार का पानी पीने योग्य नहीं है। पेयजल स्रोत किन किन कारणों से प्रदूषित हो रहे हैं? पेयजल स्रोत जानवरों को नहलाने, कपड़े धोने, गंदगी फेंकने, मृत जानवरों को जल में डालने, आसपास सफाई नहीं रखने आदि कारणों से गंदे होते हैं। जो पेयजल के स्रोत का पानी साफ रहे इसके लिए हमें क्या हमें करना चाहिए? तो पेयजल स्रोतों में गंदगी नहीं डालनी चाहिए, नंबर 1 बात। दूसरा, उनकी समय समय पर सफाई करते रहना चाहिए। और तीसरा, जल स्रोतों में जानवरों को घुसने नहीं देना चाहिए, उनमें नहाना भी नहीं चाहिए, उनमें कपड़े भी नहीं धोने चाहिए।
अब देखिए आगे का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बड़े बांध। देखिए यहाँ एक शब्द आया बांध। बांध का मतलब होता है, बांध का मतलब सीधा होता है किसी को बांधना। तो बड़े बांध से आशय ये होता है कि हम पानी को बांध कर या पानी को रोक कर रखते हैं। तो बांध का पानी से जो संबंध है वो पानी को रोक के रखना है। तो ऐसे तरीके जिसमें कृत्रिम रूप से कुछ दीवार इत्यादि बनाकर हम पानी को रोक लेते हैं और फिर हमारी आवश्यकता के अनुरूप उस पानी का उपयोग लेते हैं, तो पानी को कृत्रिम तरीके से पानी को रोकना, ये बांध कहलाएगा। समय के साथ साथ जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके पानी की आवश्यकता की पूर्ति हेतु नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जाने लगे हैं। जैसे बांसवाड़ा में माही नदी पर एक बांध बनाया हुआ है जिसका नाम है माही बजाज सागर बांध। ये बांसवाड़ा से 16 किलोमीटर दूर माही नदी पर बना हुआ है। ऐसे ही कोटा में चंबल नदी पर बांध बनाया है। ये विद्युत उत्पादन के साथ सिंचाई और पेयजल के स्रोत के रूप में भी काम आते हैं। बांध से बिजली कैसे बनती है ये आप आगे की जो कक्षा है उसमें आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। ये देखिए माही बांध का ये चित्र है। बांसवाड़ा से ये 16 किलोमीटर दूर ये बना हुआ है और माही नदी पे बना हुआ है। इसका पूरा नाम है माही बजाज सागर बांध। अब देखिए इस पार्ट में हमने क्या सीखा, कुएं बावड़ियाँ हमारे जल के स्रोत हैं और हमें हमारे जलाशय व उसके आसपास की जगह को साफ रखना चाहिए। बांध सिंचाई, विद्युत उत्पादन व जल स्रोतों के रूप में काम आते हैं। अब आपने जो ये अभी तक समझा है उसके आधार पे आप थोड़ा सा इसमें आप जानकारी दीजिए। पेयजल के स्रोत कुआं, बावड़ी और क्या है, तो कुआं, बावड़ी और हैंडपंप आप इसमें लिख सकते हैं। तो इसमें पहले में हैंडपंप। घर में पानी नल से और हैंडपंप से आता है। नल से आता है या हैंडपंप से पानी आ जाएगा। और अगला है कुआं गोल होता है और बावड़ी चौकोर होती है। तो कुएं और बावड़ी में ये गोल और चौकोर का भी अंतर है और सीढ़ियों का भी अंतर तो रहता ही है। तीसरा है पानी छानकर, उबालकर और मशीनों से साफ करते हैं। तो पहले में हमारा उत्तर आएगा हैंडपंप, दूसरे में भी उत्तर आएगा हैंडपंप और तीसरे में आएगा चौकोर और चौथे में पानी छानकर, उबालकर और मशीनों से साफ करते हैं। तो इस पाठ का सार है, सार्वजनिक जल स्रोत राष्ट्रीय धरोहर है, इनका हम संरक्षण करें। जल ही जीवन है, पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पानी हमारे जीने के लिए आवश्यक है, इसलिए इतनी मूल्यवान वस्तु को नष्ट नहीं करना चाहिए। आपके आसपास यदि कोई पानी का नल खुला हुआ है जिसमें से पानी बह रहा है, तो आपको तुरंत उस नल को बंद कर देना चाहिए। पानी को बेकार बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। पीने के लिए, नहाने के लिए जितने पानी की आपकी आवश्यकता हो आपको उतना ही पानी आपको उपयोग लेना चाहिए। पानी यदि पीते समय आपको आधा गिलास पानी पीना है तो आप आधा गिलास ही पानी लीजिए। ऐसा नहीं कि पूरा गिलास भर के पानी लीजिए और वहाँ से आपने थोड़ा सा पानी पिया बाकी का फेंक दिया। इस प्रकार से आप पानी पर्याप्त रूप से अपनी जो दिनचर्या है उसमें थोड़ा सुधार करके और कुछ अच्छी आदतों को अपनाकर हम पानी का बचाव कर सकते हैं। तो जितना हम पानी बचाएंगे उतना ही पानी अपने आप ही हमारे लिए ज़्यादा हो जाएगा। तो निश्चित रूप से ये जो पाठ है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और उसके जो मुख्य बातें थी उसकी भी हमने बात की है। इसमें जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों की भी हमने चर्चा की है। तो फिर भी कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में आप लिखिए और जो आपकी समस्या है, जो आपके प्रश्न मन में हैं, उसका उत्तर मैं तुरंत ही आपको उपलब्ध कराऊंगा।